एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान। सो फाइनली आज हमारे नेक्स्ट चैप्टर को भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? टैक्स प्लानिंग एंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या डिस्कस किया था कि टैक्स प्लानिंग एंड फॉर द न्यू बिजनेसेस, ये कंप्लीट हमारा क्या था, इस पूरे चैप्टर के बारे में था। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर भी कर लेते हैं, सेम जैसे कि हमने पहले किया था कि थोड़ा सा पहले राइट किया होगा, हमारा टाइम थोड़ा कम लगे, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो बात करने वाले हैं बच्चों, वो है स्पेशली किसके ऊपर कि मेरे को टैक्स प्लानिंग करनी है। वो तो मुझे पता है, जितने भी प्रोविजन, जितने भी टर्म, जितने भी कंडीशंस जो कि अप्लाई करने से मेरी इनकम में से मेरे को काफ़ी चीज़ें माइनस करने को मिलेगी। जैसे कि मेरे को डिडक्शंस मिलती है, मुझे एग्जम्पशंस मिलती है, मुझे सब्सिडीज दी जाती है, मुझे रिबेट दी जाती है, जिसके कारण मेरी इनकम क्या होगी, कम होगी। इनकम कम होगी तो मेरा टैक्स भी क्या होगा, कम होगा। तो टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1961 एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजंस है, जितनी भी डिडक्शंस है आपको लेनी है तो उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। बट अब बात की जा रही है नए बिजनेस को सेट करने के लिए रिगार्डिंग, तो हमने कर लिया था। अब बात की जा रही है हमारे कि हम अपनी फर्म के अंदर जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, तो वहां पर काफी सारे एस्पेक्ट आते हैं। सबसे पहले बड़ा एस्पेक्ट तो यही है कि हाँ जी, मेरी जो फर्म के अंदर कैपिटल है ना, वो कैपिटल कितनी लगेगी। अच्छा, कैपिटल लग गई है, लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब लोगों को कंपनी ने क्या देना पड़ेगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंपनी है, पर्सन क्या करते हैं, इस कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो इनको क्या करना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है, नहीं डिविडेंड देना पड़ता। तो डिविडेंड के ऊपर कौन टैक्स पे करेगा जी, कंपनी पे करेगी, शेयर होल्डर करेगी। इन सभी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इन सभी की हम फुली एक सेकेंड, क्या हो गया, फुल रिवाइज करने वाली है, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि टैक्स प्लानिंग व्हाट दिस एंड कंप्लीट करें स्टार्ट। तो चलो देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है कि हम अपने कंपनी के अंदर ये डिसाइड कर रहे हैं कि मेरी जो कंपनी के अंदर ना फिनेंस कहाँ से आएगा, क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, कहाँ से पैसा रेज करूं। अब मैंने कहा कि मेरी कंपनी को क्या करना है, मेरी कंपनी को एक्सपेंशन करना है, मेरी कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो क्या होने वाला है, नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, नया चीजें मैं एक्सपेंड करने वाली हूँ, नए एरिया में जा रही हूँ, नई मार्केट को मुझे कवर करना है। तो सिंपल सी बात है, मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। और पैसों की रिक्वायरमेंट मेरी कहाँ से फुलफिल होने वाली है, मैं लोन ले सकती हूँ, मैं इक्विटी इशू कर सकती हूँ, मैं प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती हूँ, मैं डिबेंचर्स कर सकती हूँ, जिसकी मेरे पास तो काफी सारे साधन है। बट हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में ये बोला गया है, कंपनी के जो भी हमारा एक्ट होता है, इन कैपिटल स्ट्रक्चर के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे ना, डिजाइन हम करने वाले हैं, तो हम केवल दो ही साधन का यूज करेंगे, एक तो इक्विटी और दूसरा डेट, ठीक है जी। इक्विटी को हम क्या कहते हैं, कंपनी के ओनर के नाम से जानते हैं, जो भी इनमें पैसे इन्वेस्ट करेगा, जो शेयर्स होते हैं, ठीक है। इनको विद रिस्पेक्ट क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। जब कंपनी में लोग पैसा एज ए इक्विटी में बांटने देंगे, तो ये कंपनी इनको क्या देती है, डिविडेंड देती है, ठीक है। इनकी जो ट्रीटमेंट होती है वो ना शेयर कैपिटल की तरह होती है। इनके द्वारा जो इन लोगों के द्वारा जो भी पर्सन इक्विटी में पैसा लगाएगा, उनको हम शेयर कैपिटल कहते हैं, मींस की कैपिटल ट्रीट किया जाता है। ओके, तो मैम डिबेंचर्स जो यहाँ लिखा हुआ है, डेट जो लिखा हुआ है, उसको क्या कहेंगे, डेट को जो भी डिबेंचर्स में पैसा लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, जितने भी लोगों ने डिबेंचर में पैसा लगाया है, इन सभी पर्सन को क्रेडिटर्स कहेंगे। क्रेडिटर दैट मीन्स जो बोरोइंग्स है कंपनी की, जो लायबिलिटी है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बोरोइंग कॉस्ट भी कहेंगे, बोरोइंग फंड भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फंड को रेज करने से जो कॉस्ट आती है उसे बोरिंग कॉस्ट कहते हैं, और वो कॉस्ट का नाम क्या है, इंटरेस्ट। कि कंपनी इनको क्या पे करेगी बच्चों, वो इंटरेस्ट पे करेगी। कब, जब कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर्स इशू कर रही है, डेट से पैसा रेज कर रही है। क्या इतना समझ में आया, ठीक है। अब बात पता है यहाँ पे क्या आएगी कि देखो, मैं पैसा रेज कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, पैसा रेज कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ भाई। मैंने कहा मेरा बिजनेस को एक्सपेंड करना है, मैंने कहा कि मेरे को मेरी एसेट्स को इंक्रीज करना है, मैंने कहा कि मेरे मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मैंने कहा कि मेरा प्रोडक्ट ही नया आने वाला है, मेरी मार्केट एक्सपेंशन, प्रोडक्ट एक्सपेंशन कुछ भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। मैंने पैसे को अरेंज किया, ठीक है, मैंने पैसे को क्या किया, अरेंज किया। अरेंज करने की लागत आई या नहीं आई, आई है। उस कॉस्ट को हमने क्या बोला, एक तो डिविडेंड बोला, एक इंटरेस्ट बोला। अगर डिविडेंड है तो मुझे शेयर पे देने पड़ रहे हैं, इंटरेस्ट है तो मतलब कि मेरे को डिबेंचर्स और मेरे को लोन के ऊपर पैसा देना पड़ेगा अरेंज करने की, ठीक है। देन उस पैसे को मैं क्या करने वाली हूँ, उस कैपिटल को मैं इन्वेस्ट करूंगी। कहाँ इन्वेस्ट करूं, जिससे मेरे को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए, है ना। और अब देखो, मैं अगर आपको कहूँ, आपको पैसा अरेंज करना है, बैंक वाले आपको दे रहे 10%, और जहां पे आपने इस पैसे को लगाया ना, इन्वेस्ट किया है, वहां से आपकी काफी सारी प्रोफाइल आ सकती है।
आप ज्यादा भी कमा सकते हैं, आप इक्वल भी कमा सकते हैं और इससे कम भी कमाएंगे। तो आपके लिए क्या बेटर रहेगा कि हाँ जी बाहर से पैसा रेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन चीजों को भी एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि तभी मेरी टैक्स की प्लानिंग होगी। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझने से पहले कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, किस तरीके का बेटर है कि हमें किसको, जिसकी रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो मुझे किसका यूज करना चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने से पहले आपको ये स्लाइड समझनी होगी। कि सबसे पहले देखो हमारे पास ये आपको जैसे दो स्टेटमेंट होती है ना, एक तो इनकम स्टेटमेंट होती है, ठीक है, इतना जो वर्क है ना हम अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करते हैं, ये जो वर्क है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी होती है। हम सीधा यहाँ से डिस्कस करने वाले कि हमारी सेल्स होती है, फिर हम उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, फिर मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है, देन उसमें से मैं क्या करती हूँ, फिर मैं अपनी फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देती हूँ, देन यहाँ से मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। मीन्स कि कंपनी कह रही है कि मेरे पास अर्निंग बच गई है, फिर कहते हैं कि हाँ जी कोई आपने कोई डिबेंचर्स या फिर लोन लिया है, डिबेंचर्स के ऊपर भी क्या पे करते हो बच्चे आप, डिबेंचर्स के ऊपर भी इंटरेस्ट पे करते हो, लोन के ऊपर भी क्या पे करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो, तो इसमें से पहले भाई इंटरेस्ट माइनस कर दो, कहते ठीक है, फिर बैलेंस बच गया, इस बैलेंस को हम क्या नाम देंगे, बैलेंस को नाम देते हैं ईबीटी, मींस कि वो पैसा जिसमें से हमने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया, अब टैक्स पे करना है, जो भी बैलेंस आएगा इसके ऊपर हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल 30% 40% टैक्स लगा देना है। ठीक है, लगाने के बाद मेरे पास क्या आएगा, बैलेंस बचेगा जिसे हम क्या कहेंगे, ईएटी कहेंगे। फिर हम इस पैसे में से हम क्या करने वाले हैं, रिजर्व को निकालेंगे, मींस कि हमने ये सोचा है कि हम अभी ना इतने सारे पैसे में से ना कुछ पैसा निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि हमें इस काम के लिए चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है, ठीक है, या फिर मैं मतलब मेरे को रिडीम करने के लिए भी फंड हम रखते हैं ना, सिंकिंग फंड हो गया, डिबेंचर रिडम्पशन फंड हो गया, मींस कि हम अपने प्रॉफिट का हिस्सा ही, मतलब कि एक ये पोटली है और इस पोटली में से एक अलग से गुल्लक बना दिया है इसी का पार्टी, वो बना दिया हमने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया। अब देखो इसके ऊपर इंटरेस्ट होता है वो सबसे पहले दिया जाता है, और जो कि फिक्स होता है, कहते हैं हाँ जी, फिर ये भी क्या होता है, फिक्स होता है, बट उसके डिवेंचर को पेमेंट करने के बाद देते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाता है इक्विटी शेयर होल्डर, ये कहते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को बैलेंस ही मिलता है, जितना पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएगा, और जैसे ही मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगी इक्विटी शेयर होल्डर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से, तो वो कितना आ जाएगा, ईपीएस, मींस की आपकी एक शेयर के ऊपर आप कितना कमा रहे हो, मींस की अर्निंग पर शेयर, कि आप एक शेयर के ऊपर कितना कमा रहे हैं वो मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, ये आया समझ में। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये आपने ये समझाया क्यों है, ध्यान से समझना, क्योंकि अब मैं क्या बात करूं कि मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर एक तो इक्विटी होता है और एक मेरा डेट होता है। ठीक है, एक कंपनी क्या कर रही है, केवल और केवल इक्विटी को यूज कर रही है, एक कंपनी ऐसी हो सकती है जो केवल और केवल डेट को यूज कर रही है, एक कंपनी ऐसी हो सकती है कि जो कहेगी भाई मैं इक्विटी प्लस में डेट दोनों को यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कह रहा है कि मैंने इक्विटी यूज किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे पास 2 लाख रुपए प्रॉफिट बचा हुआ है, यहाँ पे 2 लाख रुपए प्रॉफिट बचा हुआ है, इसका आप अपने आप एग्जाम्पल लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए है। अब ये कह रहे हैं कि भाई मैंने तो डिवेंचर यूज ही नहीं किया, तो क्या मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ा, कहते नहीं देना पड़ा, तो एज इट इज आपका 2 लाख बच गया, कहते हाँ जी बच गया। ये कह रहे हैं आपको इंटरेस्ट देना पड़ा, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या किया था, 1 लाख उन्होंने कैपिटल डेट से लिया था और उसके ऊपर 10% क्या है, 10 क्यू 20 मान लीजिए, 20 30 जितना ही मान लीजिए हमें इंटरेस्ट देना था, तो यहाँ पे कितना बन गया, 20,000 बन गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बन गया 1,18,000 बन गया। ठीक है, चलो यहाँ पे ना मैं 10 लाख कर लेती हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन इजी रह जाएगी, 10 लाख के ऊपर 10% कर लेते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1 लाख बच जाएगा। कहते हैं अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस के ऊपर मुझे टैक्स का रेट लगाना पड़ता है, टैक्स का रेट लगा दीजिए। मैंने कहा 40% इसके ऊपर टैक्स लगेगा, जितनी आपकी अर्निंग बची है ना उसके ऊपर 40% लगेगा। 2 लाख के ऊपर 40% कितना हो गया, 8,0,0,0,0 80,000 हो गया। कहते ठीक है सर, यहाँ पे कितना आ गया, 1,20,000 मेरे पास अर्निंग बच गई है। यहाँ पे मैं अगर इसका 40% करूँ तो यहाँ पे 40,000 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 60,000 आ गया। अब आप एक चीज देख पा रहे हो कि मैंने जैसे ही इसमें डेट का यूज किया, देखो प्रॉफिट इनका स्टार्टिंग में ईबीटी इक्वल था, मैंने जैसे ही डेट की अमाउंट को यूज किया, बोरिंग फंड को यूज किया, तो मेरी जो टैक्स की अमाउंट है ना वो कम देनी पड़ी। क्या देख पा रहे हो आप इसके बीच में जो डिफरेंस नजर आ रहा है, आई थिंक सबको नजर आ रहा होगा कि मुझे यहाँ पे 80,000 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ रहे हैं,
पर इधर वाला कह रहा है कि मेरे को तो केवल 40,000 देने पड़े। मीन्स कि इसकी जो सेविंग है वो 40,000 की हुई, और वो 40,000 किसके कारण हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या पे किया बच्चों, इंटरेस्ट पे किया है। इंटरेस्ट टैक्स के पे करने से पहले माइनस होता है, जो बैलेंस बचेगा फिर उसके ऊपर टैक्स लगता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारे पास जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर को यूज करने से हमें किसका बेनिफिट मिलता है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है। कहते हैं अच्छा मैम इक्विटी से नहीं मिलता। अरे अभी तो देखा तुमने, इक्विटी को तो कह रहे हैं कि तुम तो एट द एंड में आना, जब पैसा बच जाएगा उसको डिवाइड कर देंगे, राइट। ना तो प्रेफरेंस को यूज करने से डिविडेंड का टैक्स का बेनिफिट मिलता, ना ही इक्विटी को यूज करने से टैक्स का बेनिफिट मिलता। टैक्स का बेनिफिट जस्ट ओनली यूजिंग ऑफ द डिबेंचर्स, या फिर मैं कहूंगी बोरिंग फंड्स। गॉट इट। चलिए तो अब यहां पर अब आपसे ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप कमा ज्यादा रहे हैं, ठीक है, आपको पैसों को अरेंज करने की लागत कमा रही है, और उस पैसे को जहां पे आपने इन्वेस्ट किया है वो कमाने की जो रेट है वो ज्यादा है, क्या आप इस कॉस्ट को कवर कर सकते हैं, राइट। सिंपल सी बात है। अब आप कमा 20% रहे हैं, देना 5% रहा है, तो आप इजिली कहेंगे कि हाँ जी हम बोरिंग फंड को यूज कर लेंगे, मींस कि बाहर से पैसा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, हम इतना कमा रहे हैं कर लेंगे इसको छोटा। अगर मैं कहूँ कि ये भी 20% है, सॉरी ये भी 5% है और ये भी 5% है, तो क्या कहेंगे भाई आपकी चॉइस है, बाहर से पैसा लेना चाहे ले सकते हो, नहीं लेना चाहते ना मतलब। अच्छा ये कहते हैं कि अच्छा अगर मेरी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है, मैंने कहा मेरी 5% है, कहते अर्निंग भाई तो मेरी 1% हो रही है, मीन्स की मैं कमा 50,000 रही हूँ, मैं मेरे को सॉरी कमा मैं 10,000 रही हूँ, मुझे देने 50,000 पड़ रहे हैं, तो क्या होगा, क्या आप एक्स्ट्रा की बर्डन लेना चाहेंगे, 40,000 तुम कहां से दोगे भाई। तो ये कहा जाएगा कि इससे बढ़िया है तुम अपना खुद का पैसा यूज करो, वो बेटर है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर टैक्स की प्लानिंग करना, ये इसे बोला जाता है कि हम कैसे करेंगे टैक्स की प्लानिंग करना, कि टैक्स प्लानिंग रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपका क्वेश्चन बनता है उसमें ये सारी चीजें, ये सारी बातें आपको बतानी होंगी, ठीक है। और इसकी जो थ्योरी है मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है नोट्स के अंदर। अभी हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में जो आपके की पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखने, इवन इनका मैंने एग्जांपल भी दिया। देन उसके बाद आ जाता है जब कंपनी के पास जो डिविडेंड होती है, डिविडेंड जो पॉलिसीज वाला टॉपिक है, सेकंड टॉपिक हमारा यही है कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड को कौन देता है, कौन देता है, कंपनी देती है। कंपनी किसको देगी, अपने शेयर होल्डर को देगी। क्यों देगी, क्योंकि शेयर होल्डर ने आपके पास पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई उनको तुम क्या दो, डिविडेंड दो, क्योंकि ये खुश होंगे, और ये खुश होंगे तो क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा और पैसा तुम में इन्वेस्ट करेंगे। सिंपल सी बात है ना, जितना हाइयर डिविडेंड होगा उतना ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बोला, अभी मैंने आपको क्या बोला कि ये देखो ये जो पैसा बचता है ना, बैलेंस, ये जो बैलेंस बचता है ना, अब इसमें से भी दो पार्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी ने बचाए हैं 100 रुपए, अब कंपनी क्या कर सकती है, इस पैसे को या तो क्या कर सकती है, डिविडेंड के तौर में अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, या फिर उसको रिटेन कर सकती है। समझ में आया, समझ में आया। तो इस रिटेन किए हुए पैसे को हम क्या करने वाले, फ्यूचर में यूज करेंगे। और डिविडेंड का मतलब क्या है कि हमने शेयर होल्डर को प्रॉफिट का ही हिस्सा दिया है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कंपनी के पास ये चॉइस है, इस में से 60 रुपए क्या पता डिविडेंड दे सकता है, 40 रुपए बचा के रख सकते हैं। क्यों बचा के रखेगा मैम ये, क्योंकि मैंने अभी तो बताया भाई मैंने एक्सपेंशन करना है, मेरे को आगे प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, नई मार्केट एक्सपेंड करनी है, मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैंने यहाँ से रेज किए ना, और मैं बार बार थोड़ी ना इस प्रोसेस को करूंगी। इससे बढ़िया है कि मैं इसको बचा बचा कर करती रहूं। और आपको पता है जब मैं इस चीज प्रोसेस को मैं कंटिन्यूस लेवल पे करती रहूंगी ना, इस कंटिन्यूस लेवल पे इस चीज को मैं करती रहूंगी ना, उसे बोला जाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कि जो मेरा रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस है ना, वो मैं साथ में इकट्ठा करती रहूं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने 2022 में भी मैंने क्या किया था, 80,000 रुपए इकट्ठा किया था, कर लिया था, मतलब कि मेरे प्रॉफिट में से बचा के रख दिया था। फिर 2023 में मैंने फिर एक 80,000 रुपए बचा के रख लिए। फिर 2024 में मैंने 50,000 ही बचा के रखे। फिर मैंने क्या किया, 2025 में अब मार्च तक मैंने केवल 40,000 ही बचा के रख पाई। तो क्या होगा, मैंने कहा कि ओके कुल मिला के मेरा 2,50,000 रुपए बच गए हैं, तो मतलब इसको मैं आगे इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो इस सारे प्रॉफिट को हम क्या कहेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या है, इकट्ठा किया हुआ। समझ में आया, इकट्ठा किया हुआ। अच्छा अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर डिविडेंड के रिगार्डिंग मेरे को प्लानिंग करनी है कि मैं कैसे मेरा डिविडेंड दूं, राइट। तो जैसे ही मैंने कहा कि पहले जब कंपनी के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कंपनी को क्या देना पड़ेगा, इनको डिविडेंड देना पड़ेगा। देखो इसका जो प्रोविजन की जो अमेंडमेंट है ना, कि इस डिविडेंड के ऊपर कौन टैक्स पे करेगा, जो टैक्स पे करेगा वही प्लानिंग करेगा, जो टैक्स नहीं करेगा वो इजिली आराम से मजे लेगा, है ना।
तो 2020 से पहले मींस की 1 अप्रैल 2020 से पहले जो डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स पे करना होता था ना, वो कंपनी की लायबिलिटी होती थी। मतलब जो शेयर होल्डर्स है बिल्कुल चिल माइंड में घूमते थे, इवन मैं ये कह सकती हूँ चिल माइंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे, है ना। तो 2020 से पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के पास थी कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को पे करे, ठीक है। और जो शेयर होल्डर है वो कह रहे थे बिल्कुल फ्री, जो कि कहीं ना कहीं एक लायबिलिटी बर्डन बन रहा है। पर 2020 के 1 अप्रैल 2020 के बाद जो हमारा जो 1 फरवरी को जो आया था ना 20 में जो बजट आया था, उसमें ये बोला गया था कि इसकी वर्किंग यहाँ पे होगी। जैसे कि अभी आगे आएगा ना बाय बैक वाला कॉन्सेप्ट, बाय बैक में भी कुछ चेंज हुए कि 22 जुलाई को जो आया था ना, 22 जुलाई 2024 को जो बजट आया था ना, उसमें चेंजेस आए थे। फिर उसमें बोला था कि 1 अक्टूबर से कुछ नया रूल अप्लाई हुआ, मैं भी बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ से इसका रूल अप्लाई हुआ कि जो भी डिविडेंड्स की आने वाली इनकम है ना, उसको हम क्या करेंगे, कंपनी पे नहीं करेगी। उसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा भाई, शेयर होल्डर करेंगे, और वो भी फ्लैट रेट पे, जो कि कैजुअल इनकम है। अदर सोर्सेज एड में टैक्सेबल होती है ना ये डिविडेंड। अब आपको पता है मैंने सैलरी एड और अदर सोर्सेज वाला जब चैप्टर करवाया था, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल करवाया। और अगर आपका डिविडेंड का अमाउंट 5,000 से ऊपर हुआ, पूरे साल में डिविडेंड का इनकम 5,000 से ऊपर हुआ, तो आपको उसके ऊपर टीडीएस भी पे करना पड़ेगा सेक्शन 193 के ऊपर, के अंडर सेक्शन 193, और उसको आप वो भी 10% आपको टीडीएस देना पड़ेगा, जिसको आप बाद में डिडक्ट भी कर सकते हो, डिडक्टेबल होता है, ठीक है। समझ में आया। तो इसके लिए कंडीशन प्लानिंग कैसे करेंगे कि आपको या तो इस डिविडेंड के अमाउंट जो आया ना, उसको या तो दोबारा से री इन्वेस्ट कर दो, मीन्स की बोनस कैश में डिविडेंड लेने की बजाय ना, आप कह रहे हो कि भाई कंपनी ऐसे कर, हमें तुम शेयर ही इशू कर दे, बोनस शेयर इशू कर दे। बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, बोनस शेयर का मतलब होता है कि जब इन पर्सन्स ने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था पैसा, और कंपनी को इनको क्या देना था, कंपनी ने क्या देना था, डिविडेंड देना था। किसको, शेयर होल्डर्स को, है ना। अब कंपनी कह रही है भाई मेरे पास ना अभी कैश की कमी है, या तो ये हो सकता है कंपनी कह रही है कि भाई मैं बार बार कैश को अरेंज कर रही हूँ डिफरेंट सोर्सेज से, इससे बेटर है कि मैं कैश नहीं दे रही, तुम्हें सीधा मैं डिविडेंड देना है, मुझे डिविडेंड के बदले में शेयर ही इशू कर दूं। तो शेयर होल्डर कहते हैं कि भाई हम तो पैसे नहीं देंगे, आपको तो डिविडेंड देना था। अरे सुनो तो सही, डिविडेंड के तौर पर आपको शेयर मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। कहते हैं अच्छा, मतलब कि ना तो हमें कैश देना पड़ेगा, नो यूज ऑफ द कैश, ना तो कंपनी का कैश यूज हो रहा है तुम्हें पेमेंट करने में, ना ही शेयर होल्डर का यूज हो रहा है कि शेयर होल्ड करने में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग ज्यादा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले इनके पास 100 शेयर थे, बोनस शेयर की वजह से इनको 20 शेयर और मिल गए, तो 120 शेयर हो गए ना, नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग बढ़ गई ना, बढ़ गई, है ना। तो बोनस शेयर हम क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो डिविडेंड की इनकम है उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम ये कह सकते हैं कि टैक्स की प्लानिंग क्या कर सकते हैं कि कंपनी को बोलेंगे कि भाई बोनस शेयर दे दे, या फिर उस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे, या फिर मैं उस पैसे को ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करूं जहां पे टैक्स बिल्कुल फ्री होता है, टैक्स फ्री उसमें करूं मैं, ठीक है। अच्छा, टैक्स प्लानिंग नेक्स्ट थर्ड टॉपिक क्या है मेरे पास, टैक्स प्लानिंग विद द रिस्पेक्ट ऑफ द बायबैक ऑफ द शेयर। बायबैक ऑफ द शेयर करने, बायबैक का मतलब क्या होता है बच्चों, बायबैक का मतलब होता है कि जब क्या कर रही है, मैंने कंपनी ने क्या किया, पहले शेयर इशू किए, लोगों ने होल्ड किए। अब यहाँ पर देखो कि कंपनी ने शेयर इशू किए, लोगों ने होल्ड किए, तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कि अब ये शेयर होल्डर्स बन गए हैं, कंपनी के ओनर बन गए। कंपनी चाह रही है कि भाई अपने मेरे जो नंबर ऑफ शेयर है ना, मैं उसको डिक्रीज करूं, मैं ज्यादा कैपिटल बाहर से लोगों से नहीं लेना चाह रही, क्योंकि मेरा बेफालतू का बर्डन बन रहा है, मुझे डिविडेंड देना पड़ रहा है, किसी किसी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। कहते अच्छा कोई बात नहीं, कंपनी ने कहा था जब मैंने इशू किए थे ना, 1 रुपए पर शेयर के हिसाब से किए थे, जो कि 30 रुपए था, सॉरी 1 शेयर 30 रुपए के हिसाब से किए थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिस्टर एक्स है जिन्होंने 100 शेयर होल्ड किए, तो 30 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 3,000 हो गया। कहते हाँ जी, कंपनी चाह रही है कि उनके शेयर्स को वापस बाय बैक कर रहे, सारे नहीं कह रहे जैसे जैसे उनको अलाउड करेंगे वैसे वैसे। तो इसने केवल कहा कि भाई मेरे तो 40 शेयर ही आप बाय बैक कर लो। बायबैक के टाइम क्या हो रहा है, 50 रुपए हो गया शेयर का वैल्यू। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2,000 रुपए क्या होंगे, 2,000 रुपए क्या होंगे, किसकी इनकम होने वाली है, ये इनकम होने वाली है भाई यहाँ पे शेयर होल्डर की, क्योंकि इसके पास से शेयर क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, और ये इसको वापस इसके पेमेंट कर रहा है, तो इनकम इसकी हो रही है। बट क्वेश्चन पहले ये होता था कि कौन पे करेगा इस 2,000 के ऊपर टैक्स। तो गवर्नमेंट ने पहले पता क्या रूल अपनाए हुए थे इनकम टैक्स एक्ट के दौरान, पता क्या था, बिफोर, या मैं कहूँ कि 1 अक्टूबर 2024 कह लीजिए, या फिर इससे एक दिन पहले कह लीजिए 30 सितंबर, इससे पहले कंपनी पे करती थी
शेयर होल्डर नहीं करते थे, मतलब फ्रीली घूमो फिरो, मतलब लगाओ पैसा, है ना, बाय बैक में मजा आएगा। क्योंकि कोई भी पर्सन शेयर को सेल तभी करता है बच्चों जब उसकी बाइंग प्राइस से उसकी ज्यादा होती है। मींस की बाइंग प्राइस 3 था और उसने सेल कितने में किया, 50 में किया, तो फायदा 20 का किसका हो रहा है, शेयर होल्डर्स का हो रहा है। और कंपनी ने ये तभी 50 का बोला क्योंकि इनसे शेयर की वापसी लेना चाह रही है ना, तो यहाँ पे इनकम किसकी हो रही है, शेयर होल्डर्स की हो रही है। बट ये जो 22 जुलाई जैसे ही 2024 का जो बजट आया था उसके अंदर ये बोला था कि हाँ अब से जो बायबैक ऑफ द शेयर से जो इनकम हो रही है ना 2000 के ऊपर, अब ये कौन पे करेगा, शेयर होल्डर पे करेंगे, कंपनी नहीं पे करेगी। कहते अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे के ऊपर देना पड़ेगा हमें। हमने अब देखो इस 40 को खरीदने में मेरे 30 रुपए तो लगे थे। कहते हाँ जी, आपके 1200 रुपए लगे थे, क्या मेरे को ये माइनस करने का हक नहीं है। कहते नहीं, इसमें से नहीं करना, कर सकते हो बट इसमें से नहीं करना। फिर किस में से करना है, आगे जो भी आपका कैपिटल गेन होगा उसमें से आप कर सकते हो। तो आई रिपीट वंस अगेन, ध्यान से सुनना इस बात को, कि जो भी आपकी कॉस्ट थी कि चीजों को खरीदने में, मींस की शेयर को खरीदने में जो आपकी लागत थी उसको माइनस करने का आपको प्रॉपर राइट है, बट उस इनकम में से नहीं होगा जो बायबैक वाली इनकम वाली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जिस आपने 100 शेयर होल्ड किए हुए थे, 100 शेयर में से आपने 40 आपने दे दिए है, 40 के ऊपर आपकी इनकम हो गई है जो कि है 50 के हिसाब से कितना हो गया, 2000 के ऊपर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट इसकी कॉस्ट कितनी थी, 1200 रुपए थी। ठीक है, ये सेटअप तो होंगे बट नेक्स्ट जो कैपिटल होगी, फॉर एग्जाम्पल इसमें से क्या किया उसने, 60 शेयर आगे जाके बेच दिए, उसने कहा मैंने 70 पे बेच दिए, तो यहाँ पे 7 4200 रुपए क्या हुआ मेरे पास, गेन हुआ। अब इस गेन में से मेरे को क्या करने का अधिकार है, ये 1200 में माइनस कर दूं, बाकी बचे कितना हो गया, 3000 पे मेरा LTCG के अंदर टैक्सेबल है, कैपिटल गेन हेड के अंदर 12.5 के हिसाब से, अगर आपका इंटरेस्ट 1.25 लाख से ऊपर है सबको मिला, क्योंकि अभी तो मैंने 100 ही शेयर को बात की है ना, क्या पता काफी सारे शेयर में बात की जा रही है। समझ में आया। तो अब 1 अक्टूबर 2024 से बाद शेयर होल्डर देंगे, बट ध्यान रखना आपकी बुक में जैसा लिखा हो, आपकी बुक में मेरे को पता है ये वाला लिखा हुआ है, ये नहीं है, मैं नया बता रही हूँ क्योंकि नया सेशन में भी बच्चे देखेंगे, सो दैट्स द रीजन मेरे को सभी चीजें कवर करके चलनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, इंटर कॉर्पोरेट, दिस इज अ फोर्थ टॉपिक कि इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड क्या होता है। इंटर कॉर्पोरेट पूछ रहा है बच्चे, कॉर्पोरेट सेक्टर क्या होता है कि एक डोमेस्टिक कंपनी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी आपस में एक दूसरी कंपनी में क्या कर रही है, शेयर की होल्डिंग कर रही है। अब वही बात है, जब कोई कंपनी, कोई पर्सन किसी कंपनी में शेयर की होल्डिंग करता है तो उसको डिविडेंड मिलता है। अब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में होल्डिंग करे तो उसको भी तो डिविडेंड मिलेगा ना, तो उसी तो बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड का मतलब क्या है कि इस कंपनी ने, मान लीजिए ये ए कंपनी है, इस कंपनी ने बी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, तो बी कंपनी लाइबल है इसको क्या देने की, डिविडेंड देगी। कहते हैं अच्छा सर, चलो जी, बट ये डिविडेंड जो मिल रहा है ना, इसके रिगार्डिंग आपको जरूरी है कुछ बातों का ध्यान रखना। ये नहीं है कि आप ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि लॉस मेकिंग है, लॉस मेकिंग इन द सेंस ये जो पहले ही लॉस में है और वो कह रही है कि हाँ जी मैं डिविडेंड दूंगी। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, तुम अपना वो तो कमा लो जो इसके ऊपर तुम्हारा टैक्स देना पड़ता है, तुम उतना ही नहीं कमा रहे, तो ऐसी कंपनी से मिलने वाले डिविडेंड को आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाली। अच्छा, और जरूरी है कि क्या पता किसी कंपनी में ऐसा प्रोविजन हो कि आपको होल्डिंग पीरियड भी दिया जाए, या फिर ऐसा बोला जाए कि आप जो डिविडेंड मिल रहा है उसको री इन्वेस्ट करना पड़े, हो सकता है, जरूरी नहीं है, बट हाँ ये जरूरी है कि डोमेस्टिक होनी चाहिए और लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उससे मिलने वाला डिविडेंड वो डिडक्टेबल नहीं। कितना समझ में आया। ठीक है, फिफ्थ टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ टॉपिक में क्या कहते हैं कि जो बोनस शेयर का मतलब आ गया समझ में। अब देखो इससे आने वाला जो डिविडेंड है उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसको वापिस ही क्या कर दो, कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। अब जैसे ही मैंने क्या किया, वापस अगेन इसको कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो कंपनी के लिए क्या हो गई कि मैंने कैपिटल को रेज किया है, कंपनी कहेगी मैंने कैपिटल को रेज किया है और ये मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, पैसे को अरेंज करने की लागत है। कहते हैं अच्छा, और फिर इसके बदले में डिविडेंड रिसीव कर सकते हैं। कहते हैं अच्छा, इसके बदले में वो कंपनी को नहीं दे रहा, रिलेटिव्स को दे रहा है, कह रहे रिलेटिव्स को दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जब हम इसको वाकई में जब सेल करेंगे ना तब उसके ऊपर LTCG के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। कहते हैं अच्छा, अगर मैं इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दूं तो बोनस शेयर को मैं क्या कर रही हूँ, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो वो ज्यादा बेनिफिटेड है। मैम ऐसा क्यों, क्योंकि अगर प्रेफरेंस में तो भी तो कर सकते हैं, इक्विटी में करने से टैक्स की रेट थोड़ी कम है और प्रेफरेंस में इससे इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो इसलिए मैं इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती हूँ इजिली। डिटेल में जो आपकी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो मैंने PDF में शेयर की हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि कई बार क्या होता है, शेयर होल्डर क्या करते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं, कुछ उनका पेमेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल कोई शेयर होल्डर है जिसने शेयर को होल्ड किया था 100 शेयर, ठीक है, और उसमें से 10 रुपए में से केवल उसने 5 रुपए दिए हैं, 5 नहीं चलो 6 मान लेते हैं, और 4 रुपए नहीं दिए। तो कंपनी कहती है मेरे को आपको डिविडेंड देना है, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल देना है, पर मैं डिविडेंड तब दूंगा जब या तो तुम मुझे 4 रुपए दे दो तो मैं आपको डिविडेंड दूंगा। कहते हैं मेरे पास अभी 4 रुपए देने के लिए कुछ नहीं है। कहते हैं अच्छा, तो इसमें से सेटअप हो जाता है कि मैं तुम्हारा डिविडेंड नहीं देता और तुम मुझे पैसे मत दो, आपस में हम सेटअप हो जाएंगे। कि कन्वर्ट करना पार्टली पेड अप शेयर को इन द फुल्ली पेड अप में, हम बोनस शेयर को वहां पे बोनस शेयर से मिलने वाला डिविडेंड ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये सिंपल सा छोटा सा 1 सेकेंड का टॉपिक है। क्या कह रहा है कि टैक्स प्लानिंग थ्रू इशू ऑफ द बोनस डिबेंचर्स, कि मैंने टैक्स की प्लानिंग की। कैसे? मैंने डिबेंचर्स को इशू कर दिया। भाई मैम अभी तो बोनस शेयर इशू कर रहे थे, अब बोनस डिबेंचर भी होते हैं क्या? हाँ जी, क्यों नहीं होते? अब आपको ये मैंने आपको सीरीज समझाई कि डिबेंचर्स को यूज करने से मुझे टैक्स का बेनिफिट होता है, तो क्यों ना गवर्नमेंट शेयर के बदले में डिबेंचर यूज करे। तो हमें टैक्स का, कंपनी को चाहिए फायदा, और वो फायदा लेने के लिए कुछ भी कर सकती है, राइट? कहने का मतलब रूल रेगुलेशन में कुछ भी कर सकती है, ठीक है, उनका यूज कर सकती है। तो डिबेंचर्स को यूज करेंगे तो उन्हें टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट की रेट थोड़ी कम होती है इनका। नॉर्मली जो हमारे पास जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, ठीक है, क्योंकि इसको इशू करने पर मेरे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो ज्यादा भी होते हैं, और इनके अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस की जो कॉस्ट है वो क्या है, कम भी होती है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या था ये चैप्टर। छोटू सा चैप्टर था, इवन इंटरेस्टेड भी था। कुछ भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपके सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस चैप्टर की पीडीएफ लेने के लिए जो मैं आपको शो कर रही हूँ, टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन की, अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। क्योंकि देखो हम अब क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, हम इन डेप्थ में नहीं पढ़ रहे। अगर आपको इन डेप्थ में डिस्कस करना है, देखना है लेक्चर, तो चैनल पर विजिट करना, प्लेलिस्ट मिलेगी कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के नाम से, उसमें इन डिटेल में सब कुछ चीजें समझाई हुई है विद एग्जाम्पल। चैप्टर का हर एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया हुआ है, सो आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि ये ऐसे नहीं आती चीजें, ये रिवीजन सेशन उन बच्चों के लिए है जो कि जिन्होंने पहले चीजें समझी हुई थी। रिवीजन का मतलब क्या है कि आपको रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, कि हमें आता है बस टाइम की, ये तो टाइम, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये टाइम पे मेरा सब कुछ रिकॉल हो जाए, हम वो कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने जो क्लासमेट्स हैं, ठीक है, उन सभी के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि रिवीजन क्लास इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो तो